मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता हूं। चाचा, नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। कुख्यात बाहुबली मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है, लेकिन इस खबर के आते ही वोट बैंक वाली सियासत को मानो नई ऊर्जा, नई जिंदगी मिल गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो विपक्षी नेताओं में यह दिखाने की होड़ लगी है कि कौन कितनी मजबूती से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव, मायावती, पप्पू यादव यानी कांग्रेस, सब एक सुर में कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत को हत्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के नाम पर एक वर्ग में डर और शक का बीज बोने की नापाक कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इन विपक्षी नेताओं ने कृष्णानंद राय के परिवार के समर्थन में कुछ कहा? मैं उस कृष्णानंद राय की आज बात कर रहा हूं जिसके शरीर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, 40 भी नहीं, 50 भी नहीं, 60 से ज्यादा गोलियां, 65 से ज्यादा गोलियां उतार दी गई, जिनके काफिले पर 500 से ज्यादा गोलियां दागी गई थी। तो क्या सारा खेल केवल वोट बैंक का है? सारी संवेदनाएं केवल वोट के लिए उमड़ती हैं? और सबसे बड़ा आज का प्रश्न है कि सियासी फायदे के लिए क्या झूठ, फरेब, डर और अविश्वास का माहौल बनाने का काम हो रहा है? और इससे कोई गुरेज नहीं कर रहा। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे प्रामाणिक बहस, माफिया का अंत। लेकिन विपक्ष में मातम है और यह अफसोसजनक बात है व्यूअर्स। आज का आर पार ऐतिहासिक होगा। उत्तर प्रदेश का कुख्यात बाहुबली मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। बीती रात दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर के मारा गया। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था, बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। वेंटिलेटर वाले व्यक्ति को 12 घंटे में कैसे वेंटिलेटर से निकाल के दोबारा वापस भेज दिया गया, तो ये सारी चीज़ें इंगित करती है कि सीधे सीधे मुख्तार भाई को कत्ल किया गया है। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। दूसरी ओर अब इस मुद्दे पर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। करीब करीब पूरा विपक्ष बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत को हत्या बता रहा है। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। इनकी मौत संदेह के घेरे में है। न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। सवाल ये है कि सियासी फायदे के लिए मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड बताने वाले क्या उसकी मौत के बाद भी फायदे वाली सियासत के जुगाड़ में लगे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, माफिया का अंत, विपक्ष में मातम। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। मुख्तार अंसारी की क्राइम शीट आइए पहले देखते हैं। 1963 में जन्म, 15 साल की उम्र में पहला केस दर्ज। यह है क्राइम शीट मुख्तार अंसारी की। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की 25 साल की उम्र तक उसने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपराधिक दबदबा बना लिया था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपराधिक दबदबा था इस व्यक्ति का। उसके खिलाफ 1986 में गाजीपुर में पहला हत्या का केस दर्ज हुआ। 1986 में
मुख्तार अंसारी के पास जब लोग पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, अपना कामकाज कर रहे होते हैं, तो ये भी अपना कामकाज कर रहे थे जनाब। अपराध का बढ़ता हूं मैं आगे। 1996 तक हत्या, अपहरण समेत 14 आपराधिक केस दर्ज थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी किसी भी सरकार की कार्रवाई करने की। मुख्तार अंसारी पर 1991 में वाराणसी पे अवधेश राय की हत्या का गंभीर आरोप लगा। 2023 में वाराणसी की अदालत से आजीवन जेल की सजा इस पूरे केस में हुई। पहला कन्विक्शन हुआ इस मामले के अंदर, लेकिन साल था वो 2005 जब मोहम्मदाबाद में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की सिर्फ हत्या नहीं करी गई, 500 राउंड गोलियां चलाई गई विधायक के काफिले पर और वापस आ गया, उनकी चोटी तक काटी गई कृष्णानंद राय की। 67 बुलेट्स उनके बॉडी से निकाली गई थी कृष्णानंद राय की। और मैं जानना चाहता हूं कि उस समय कौन सी सपा, कौन सी बसपा और कौन सी आरजेडी ने अफसोस मनाया था, एक विधायक को सरेआम मार दिया गया था। और मुख्तार अंसारी यहां नहीं रुका था व्यूअर्स, मैं आपको सत्य और तथ्य बता रहा हूं। आज आर पार के अंदर मुख्तार अंसारी वापस आता है 500 राउंड गोली चलाने के बाद, वापस आके देखता है कि कृष्णानंद राय मरा है कि नहीं मरा है। सिर्फ यह देखने के लिए नहीं आया था, अपना खौफ पैदा करने के लिए आया था। कृष्णानंद राय 1 गोली, 2 गोली, 5 गोली में भी मर जाते, लेकिन 500 राउंड गोली इसने चलाई थी कि मेरा आतंक, मेरा भय होए, मैं सरेआम एक विधायक को मार सकता हूं, तो सोचो तुम्हारा क्या करूंगा। यह था मुख्तार अंसारी, जिसके लिए आज कुछ लोग आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं या सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। 2005 से जेल में बंद मुख्तार पर 28 आपराधिक केस दर्ज हुए। मुख्तार अंसारी अलग अलग धाराओं में कुल उन पे 65 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लेकिन आज मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, आज मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। आर पार में मैं डेली एक सवाल पूछता हूं, लेकिन आज मैं आपसे व्यूअर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुख्तार अंसारी दूध का धुला था? यह आज बात हम सबको महसूस करनी होगी। मेरे साथ चर्चा करने के लिए संजय राणा संगीत रागी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मेरे साथ मनोज काका हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, नेता पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सारिका पासवान जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी की। मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है शैलेंद्र, जो पूर्व डीसीपी है, डीएसपी है। इन्होंने एलएमजी लाइट मशीन गन पकड़ी थी और उनका क्या हश्र किया था वो हमने देखा है। मनोज काका, जब आप संवेदनाएं देते हैं तो संवेदनाएं शैलेंद्र जी के लिए भी होती हैं क्या? संवेदनाएं कृष्णानंद राय के परिवार के लिए भी होती है, जिस पे 500 राउंड गोली चली थी। मनोज काका, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से कहिएगा। नहीं, मैं दिल पे हाथ रख के और बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा, लेकिन आप भी एक ईमानदारी वाली और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ सवाल करिए। नहीं, ईमानदारी वाली और निष्पक्ष पत्रकारिता आपकी राय में क्या है? मुख्तार अंसारी का साथ देना ईमानदारी की पत्रकारिता है क्या? चर्चा नहीं होती। अब बस तो सरकार का साथ देना, सरकार का चारण चंपा, कानून का साथ देना, सरकार का नहीं कानून का साथ देना, कानून का साथ देना। चिल्ला रहे हो आप? हमने तो अभी उस संवाद पर आए नहीं। कानून का साथ देना, संविधान का अनुच्छेद 14 है, आपको सर्वप्रथम पढ़ना चाहिए। बहुत चिल्लाने और चीखने से कोई बड़ा पत्रकार नहीं हो जाता। और संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सम्मत सभी लोग एक समान हैं और सबके साथ समता का व्यवहार होना चाहिए। आप बहुत सारे रिपोर्ट दे रहे हैं। हम जिस जनपद में आते हैं वहां एक घटना घटी 10 अप्रैल 1986 को, 7 लोगों की हत्या कर दी गई, 4 नौनिहालों की हत्या कर दी गई। आप जानते हैं किसने किया? और सरकार से अगर जरा सा हिम्मत करके जितना चीख रहे हैं, धीरे सा एक सवाल कर लीजिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो बड़े अपराधी हैं, जिन पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं, वो आपके स्वजाति क्यों हैं? कि सवाल यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो यह सवाल किया कि जुडिशियल कस्टडी में और चाहे पुलिस कस्टडी में, न्यायिक अभिरक्षा में या पुलिस हिरासत में, किसी भी कोई भी मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार होती है। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार अगर कोई होता है, अगर तो वो राज्य सरकार होती प्रोफेसर है। और उत्तर प्रदेश में यदि आप आंकड़े देखें, मनोज काका, आपने अपनी उत्तर प्रदेश में आंकड़े देखें, 5-6 दिन पहले अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में
अभिरक्षा में पुलिस कस्टडी अरे अब में आपने मौत अपनी हुई। बात को एक रखा, महीना पहले इतना अभी अफसोस मत मुख्यमंत्री करिए, के बात को जनपद रखिए के आपने। बगल के लोगों प्रोफेसर को रागी। पुलिस वालों ने मिल करके लूट करा। प्रोफेसर रागी। अभी हमीरपुर में क्या हुआ, पूरे उत्तर कृष्णानंद प्रदेश की हालात है। राय की उस पर सवाल करिए, जब और ये हत्या की सवाल गई करिए थी मुख्यमंत्री से कि आपके स्वजाति लोगों पर बुलडोजर ओके, कब यू चलेगा? मेड योर पॉइंट। आपने अपनी बात को रख लिया, वाणी को विराम दीजिए आप। और मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। प्रोफेसर रागी की बारी है। प्रोफेसर रागी, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। क्या आपको लगता है कि एक दुर्दांत अपराधी की हत्या की गई है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आरजेडी और समूचा विपक्ष एक तरफ खड़ा हो गया है? देखिए, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक यह कहना मुश्किल है कि उसकी हत्या हुई है। अभी तो हम यही मान करके चलते हैं कि उसकी एक स्वाभाविक मौत हुई है, वो भी हार्ट अटैक से मौत हुई है। जो दहशतगर्दी करता था, जो दहशतगर्दी का एक पर्यायवाची बन गया था, जो दहशत का एक खौफ पैदा करने वाले के मन में दहशत से कार्डिक अरेस्ट हुआ हो, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग इस देश और लोकतंत्र के लिए कोढ़ हैं। यदि वो चले जाते हैं, उनकी यदि मृत्यु हो जाती है, तो उस पर रुदाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छाती पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ समाजवादी पार्टी के लिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही उनको पाल पोस करके बड़ा किया था। बीएसपी ने भी उनको पाल पोस अपनी तरफ से लड़ाया था। समाजवादी पार्टी ने तो बहुत ही उनके लिए काम किया है। तो एक समाजवादी पार्टी के लिए रुदाली करना एक स्वाभाविक बात है। ठीक है, अतीक अहमद हो या वो दोनों मुस्लिम वोटों के ठेकेदार थे, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे। पार्टी में नहीं है या फिर राजद में नहीं है, मातम एक पूरे वर्ग में है। मातम एक पूरे वर्ग में है, एक पूरी लॉबी में है। और वो जो लॉबी है और वो जो लॉबी है और वो जो लॉबी है, वो हर चीज में मातम मनाती है। वो भारत तरक्की करे तब भी मातम मनाती है, भारत क्रिकेट का मैच जीत जाता तब भी मातम मनाती है, भारत कहीं गलती से हार जाए तो तब भी वो खुश होते हैं। ये वो लॉबी है। कौन देख रहा है? तो वो लोग खुशी मनाते हैं, वो लोग खुशी मनाते हैं जो भारत के उठते हर बुनियादी सवाल पर कोई सवाल नहीं करते। सबसे ज्यादा दोषी अपने ही नागरिकों पर इस तरह से क्यों आरोप आप लगा रहे हैं? भारत की खुशी कौन नहीं देखना चाहता? पूरा देश देखना चाहता है। और वो दल्ले और दलाल नहीं देखना चाहते हैं जो सिर्फ सरकार की बात करते हैं। आम जनमानस तो पूरे देश का उन्नति और विकास देखना चाहती ही है। देखिए, एक तो भाषा क्या, भारत का 140 करोड़ जनमानस चाहता है कि भारत नेशनल चैनल के ऊपर है। इस तरह से आप इस तरह से खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब मुख्तार अंसारी का पक्ष रखिए, उसके जैसे तो मत बनिए कम से कम। बोलिए आप। शब्द ये शब्दों का आवाज इनकी डाउन करिए। सवाल की बात कर रहा हूं। मुख्तार का नाम तो आप लोग ये शब्दों का आतंक मत बचाइए, शब्दों का आतंक मत बचाइए। मेरा निवेदन है, शब्दावली ठीक रखिए और कायदे से रखिए। आपके फेलो पैनलिस्ट है, आपके फेलो पैनलिस्ट है प्रोफेसर रागी। थोड़ा सा सवाल करिए। प्रोफेसर रागी आपके फेलो पैनलिस्ट है। बेरोजगारी है, बोलिए ना नेशनल चैनल पे। ठीक है, वो इस देश विषय को रखा, इनका ऑडियो डाउन करिए। पीसीआर आईएलओ की रिपोर्ट है, इनका ऑडियो डाउन करिए। प्रोफेसर रागी आपके फेलो पैनलिस्ट है, उनको जिन शब्दों से आपने नवाजा है वो बहुत गलत है। आई टोटली ऑब्जेक्टेड। बीते रात आपने गौरव भाटिया के साथ इस तरह के शब्द बोले थे, तब भी मैंने ऑब्जेक्शन बोला था। शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करना चाहिए मनोज काका, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहिए। पब्लिक आपको वोटर भी पसंद नहीं करेगा इस तरह के शब्दों के लिए, इसलिए आप अपनी पार्टी के 2 वोट कम ही करते हैं, 1 वोट बढ़ाते नहीं है। मेरा निवेदन है, आप समझदार आदमी है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। प्रोफेसर रागी। अमीश, देखिए, वो एक ऐसा दुर्दांत व्यक्ति था जो जेलर पर पिस्तौल तान दिया था। मऊ दंगे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, महसूस किया है और अपने मित्र के द्वारा महसूस किया है। जो रात के 8 बजे मित्र जो है वहाँ से फ़ोन कॉल करता है कि मुख्तार अंसारी के लोग सड़कों पर राइफल लिए लहराते हुए घूम रहे हैं और हम लोगों को मार दिया जाएगा यदि आप नहीं बचाएंगे। किसी को डीएम को फ़ोन कीजिए, किसी को फ़ोन कीजिए। और तब जाकर के एक प्रतिष्ठित चैनल को हमने फ़ोन किया कि आप लोग कम से कम न्यूज़ फ्लैश कीजिए, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, मऊ के अंदर दंगे हुए हैं। ऐसा हुआ और तब जाकर के ये बची। और मज़ेदार बात है कि उस समय ये IBN 7 हुआ करते थे।
IBN 7 ही वो ये हुआ करता था, जिसके एक पत्रकार को मैंने व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया था और वो फ्लैश चलना शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ पर जो है पुलिस एक्शन में आई। आप देखिए, यही मुख्तार अंसारी था जो पंजाब के जेल में उसके लिए बैरक खाली करा दिया गया था, जिसके परिवार के लोग उसके ठीक सामने, जेल के सामने एक फ्लैट ले लिए थे, एक पूरा बंगला ले लिया गया था और उसके परिवार के लोग जेल में सामान्य व्यक्ति की तरह आते जाते थे। वो घर का खाना खाता था, वो जेल का खाना नहीं खाता था। वहाँ से वो अपना पूरा साम्राज्य चलाता था और यही वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने ये पुरस्कार स्वरूप मुख्तार अंसारी को ये सारी फैसिलिटी जो है वो पंजाब के जेल में दिया था। हैरानी होती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है और पंजाब कैसे गया यह भी हैरानी वाली बात है। एक फेक केस में, चूंकि ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। एक वक्त इसलिए फेक केस एक वक्त इसका साम्राज्य चलता था, लेकिन आज के आश्रय मेरे साथ सारिका पासवान है, मैं उनका रुख करूंगा। सारिका पासवान जी, मैंने तेजस्वी यादव जी का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कल रात को ही शक पैदा कर दिया था। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जल्दबाजी होगा करना, हमें प्रशासन शासन का इंतजार करना चाहिए? लेकिन आपके एक नेता मनोज झा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ और ही हो रहा है। सारिका पासवान आरोपी थे। देखिए अमीश जी, अगर किसी थाने के अंदर, जेल के अंदर या किसी भी न्यायालय जाने के क्रम में अगर किसी भी अपराधियों की इस तरीके से अगर संदेहास्पद स्थिति में अगर मौत होती है तो निश्चित रूप से वहाँ की प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होती है। और मुख्तार अंसारी जी ने ऑलरेडी 2020 में अपने एक लिखित पत्र में कंप्लेन भी किया था उन्होंने कि उनको ये लगता है कि उनकी जान लेने की साजिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, MLA MP कोर्ट में उन्होंने ये शिकायत भी दर्ज करवाई थी और अभी इसी साल मार्च महीने में उन्होंने दोबारा ये शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एक धीमी जहर दी जा रही है और बावजूद इसके किसी भी तरीके की कोई जांच या कोई एहतियात नहीं लिया गया। और आज देखिए, आज मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है, तो प्रश्न तो बनता है ना अमीश जी, क्यों नहीं बने प्रश्न? और क्यों नहीं प्रशासन पे, क्यों नहीं वहां की सरकार पे प्रश्न बने? क्यों बार बार ऐसे कुछ समुदाय से लोग जो है अपराधी हैं? अरे अपराधी कौन है, सजा क्या होगा, ये प्रावधान जो है ना वो कोर्ट के समक्ष होना चाहिए। ये कोर्ट को सिर्फ अधिकार है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, किसी भी प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को अपराधी घोषित कर दे और उनके लिए सजा घोषित कर दे। वो ये तो भाई जो पूर्वांचल में 40 साल से आतंक का अभिप्राय बना हुआ था, उसके लिए सारे के सारे लोग मातम मना रहे, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के नेता या किसी विपक्षी पार्टी के नेता हो, उसके लिए माता मना रहे। उनके लिए उनके एक शब्द नहीं निकलते। जब 2005 में कृष्णानंद राय जी की हत्या कर दी गई थी, 97 गोली मारी गई थी उनको, उस पर एक बार भी किसी ने कुछ प्रश्न नहीं उठाया। लेकिन ये एक वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये वोट बैंक वाले भी इनको पसंद नहीं कर रहे होंगे। भाई कोई भी मुसलमान नहीं चाहता है कि उनका नाम ऐसे अपराधी के साथ जोड़ा जाए जो माफिया हो चाहे गुंडा हो। ये बताइए कि इसके ऊपर तकरीबन 18 मर्डर के केस हैं, 10 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के केस हैं और टोटल 65 केस है। उसके बाद भी इसको बचाने के लिए कितने रुदारियां चल रही है, कितना मातम मचा हुआ है पूरे टीवी में, चाहे सोशल मीडिया में। कैसे बचाएंगे, कैसे? अब तो राही नहीं, अब नहीं बता रहे, रोना मातम मना है, जैसे लग रहा है कि कोई संत महात्मा मर गया है। भाई उनकी मृत्यु पे हम सबको दुख है, लेकिन ये बता दीजिए कस्टोडियल डेट की अगर चर्चा करते हैं तो 12 से लेकर के 17 के बीच 66 कस्टोडियल डेट उत्तर प्रदेश में समाजवादी शासन के समय में हुआ था। लेकिन आज का अगर देखेंगे तो मात्र 51 है। हम ये नहीं बोलते कस्टोडियल डेथ होनी चाहिए, हम ये बोल रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ और ये अलग अलग केसेस हैं, बिल्कुल अलग केसेस है। लेकिन इनको देखना चाहिए अमित जी कि किस पे रो रहे हैं, किस पे नहीं रो रहे हैं। अरे भाई कोई संत साधु होता, कोई महात्मा होता, कोई ऐसा व्यक्ति होता जो समाज के लिए काम कर रहा हो, उस पे रोना हम सबको फर्ज बनता है। लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए ये दुखद है, ये समाज के लिए दुखद है। और आप कह रहे हैं कि वोट बैंक भी इससे बढ़ेगा नहीं। मेरे साथ शादाब चौहान है। शादाब चौहान, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है जो ये सब कुछ करवा रही है? बिल्कुल हो सकता है अमीश भाई, ये लोग वोट बैंक के लिए ही लोग क्रेडिट ले रहे हो। और आज देखिए कि भाजपा के प्रवक्ता इस विषय से गायब हैं। वो और क्या क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है। मुख्तार साहब का इंतकाल हुआ, बेशक अल्लाह उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और गाजीपुर के लोगों ने एक जाबाज बेटा और जाबाज भाई खोया है।
दो पक्ष होते हैं हर चीज के। अगर बिल्कुल उन पे दो कोई पक्ष आरोप होते हैं। है, अदालत का कल एक मामला है, सेलिब्रेशन अदालत भी उनको देखने को मिली है गाजीपुर में ही। सुन लीजिए, गाजीपुर में एक सेलिब्रेशन भी देखने को मिली है, कुछ लोगों ने पटाखे भी छोड़े। अदालत में मामला है, अगर अदालत उनको सजा देती, मौत की सजा देती, वो एक अलग मामला होता। लेकिन जिस बारे में उन्होंने पहले से ही कहा, और कस्टोडियल किलिंग की जब बात आएगी तो सवाल पूछा जाएगा कि जब वो बार बार कह रहे हैं कि ये हो सकता है, ये जहर दिया जा रहा है, तो ये तो बात कही जाएगी। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स ने लिखा है कि आप पिछले रमजान में अतीक गया, इसमें मुख्तार गया, अगले में आजम खान, फिर ओवैसी, फिर शादाब चौहान। मैं आपको ट्विटर दिखा दूंगा। ये सोशल मीडिया पे गंदगी को उत्तर प्रदेश पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए। ये उकसाने वाली राजनीति, हत्या करने की धमकी देना, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? अगर किसी का देहांत होता है, अगर कोई जांच का विषय, तो जांच होनी चाहिए, लेकिन अदालत का काम जो होगा वो ना पुलिस कर सकती है ना कोई और। संजय राणा, ओके, अब आपने बोला, आप शांति से। संजय राणा रिस्पॉन्ड, देन वाजिम नाम का ट्विटर अकाउंट है जो इनके बहुत बड़े समर्थक हैं, उनके अकाउंट से सबसे पहले मैंने आज सुबह देखा था कि फलाने मर गए, अब ये हो गया, अब किसी और की हत्या हो सकती है। आजम खान की बात कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, एक विषय है, 2005 में कृष्णनंदन राय जी की हत्या हुई, न्याय जांच के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था उनका परिवार, रोक रोक के मुलायम सिंह के आगे आगे अपना मत्था टेक रहा था, लेकिन उसको न्यायिक जांच के लिए उनको नहीं दिया गया। और हम ह्यूमनिटी की बात कर रहे हैं, आज हम वकालत कर रहे हैं कि भाई जो हमारा संविधान, उसकी हत्या हो गई। अरे भाई, संविधान तब नहीं दिख रहा था आपको? एक व्यक्ति की हत्या कर दी तब नहीं दिख रहा था? अरे रामचंद्र मौर्य को मारा नहीं दिखाता? अरे आजमगढ़ में मजदूरों की हत्या कर दी तब नहीं दिख रहा? जवाब मानवता नहीं थी? ओके, जवाब ले लेते हैं। विवेक, देखिए, संजय राणा जी थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से डिबेट इस बात पे है ही नहीं कि मुख्तार अंसारी एक अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं जब सरकार बदलेगी, हाँ, कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी, यानी उनको इस बार तो सरकार बदलती हुई नहीं दिख रही है। नहीं, सरकार तो बदलेगी अपनी, लेकिन इस बार नहीं बदलती हुई दिख रही है उनको, जो उनकी राय है, देखिए, जो उनकी बाइट है। नहीं, शब्दों में हम ना जाएं, सरकार तो कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी, इस बार नहीं बदल रही। 2024 में ही हो जाएगा, ये तो राहुल बोल रहे हैं। वो कोई बात नहीं, शब्दों का हेर फेर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि संजय राणा मुझे थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं मेरे मित्र। अब आप बताइए, डिबेट हमारी इस पे थोड़ी ना है कि अंसारी साहब संत थे, महात्मा थे, क्रिमिनल थे, क्या थे? डिबेट इस पे है ही नहीं। आपको शक है वो क्या थे? नहीं, वो जो मर्जी हो। क्या बोल रहे हो? वो जो मर्जी हो, ये डिबेट उस पे नहीं है। अगर एक दुर्दांत अपराधी थे, कन्विक्टेड थे, जो मर्जी हो, दुर्दांत अपराधी थे, कन्विक्टेड थे मुख्तार मेरा अंसारी। इससे मतलब नहीं है, मेरा मतलब दूसरा है। मेरा मतलब है कि हम भी क्रिमिनल बन जाएं, कल हमारी सरकारें हो तो हम भी ये शुरू करें। डिबेट इस पे है। एक सेकंड, प्रोफेसर आगी, रिप्लाई टू दिस। इन्हें शक है कि नहीं, आपने डिबेट को दूसरी तरफ मोड़ दिया। लेट मी कंप्लीट। मुख्तार अंसारी क्या थे, ये शक है? 10 सेकंड्स। ओके, 10 सेकंड्स गिवन। भाई मुझे ये बताइए, डिबेट इस पे नहीं है कि मुख्तार अंसारी कौन थे। डिबेट इस बात पे है कि इस देश के अंदर संविधान है, प्रजातंत्र है। एक आदमी जेल में है, वो XYZ हो सकता है और उसकी डेथ हो रही है। वो मार्च के महीने भी कंप्लेन कर रहा है। सारिका पासवान ने अभी बोला कि साहब मेरी जान को खतरा है। 2020 में भी कह चुके हैं, 2022 में कह चुके हैं, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और जैसा कि शिवपाल जी ने कहा कि कोर्ट को रुचि लेनी चाहिए और पता करना चाहिए किन कंडीशंस में ये डेथ हुई है। संगीत रागी, हमें संदेह है कि 10 सेकंड मांगे थे, 40 सेकंड्स गिवन। लेट प्रोफेसर आगी रिप्लाई। 40 सेकंड्स प्रोफेसर आगी। इन्हें शक है कौन थे? देखिए समाजवादी देखिए मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत, जिसको गैंगस्टर कहते हैं, वो गैंगस्टर था, जिसने हजारों बच्चों को जो है अपराध की दुनिया में लाया। वो एक, जिसे लोग हीरो कहते हैं, कुछ लोग यहाँ पैनल में कह रहे हैं कि वो हीरो है, वो हीरो नहीं था, वो एक दुर्दांत खलनायक था, जिसने कितने लोगों को विधवा बनाया, कितने लोगों को अनाथ किया, और आज उसे प्रकृति ने मृत्यु दंड दिया है। न्यायालय से दंडित वो नहीं हो सका, मृत्यु दंड नहीं मिल सका, लेकिन प्रकृति ने उसे मृत्यु दंड दिया है, ये समझ लीजिए। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कस्टोडियल डेथ है, जब तक आपके सामने प्रमाण नहीं है आप उसकी बात नहीं करें तो बेहतर है। तीसरी बात, उसे जब भी हर व्यक्ति कोई भी यदि कस्टडी में होता है तो उसे अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, और जब भी उसने कंप्लेन किया तो 3 लोगों की, डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई, उसने जांच किया, उसका ब्लड शुगर नॉर्मल था, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। बाकी सारा प्रोफेसर आगे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसके साथ जो राज्य लग रहे हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यह समय की बहुत बड़ी खबर है। शैलेंद्र मेरे साथ है और शैलेंद्र की गवाही आज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व डीएसपी है और जिन्होंने
लाइट मशीन गन LMG लाइव बरामद करी थी। ना उससे पहले किसी ने बरामद करी, ना उसके बाद किसी ने बरामद करी। मेरे साथ पूर्व DSP मौजूद है और इनका क्या हश्र किया था उस समय की सरकार ने, ये मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति लाइव गवाही देगा व्यूअर्स, और ये सुनने वाली बात होगी। शैलेंद्र जी, ऐसा क्यों है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी करनी पड़ रही है? ऐसा क्यों है कि लोग रो रहे हैं और मातम, विपक्ष मातम मना रहा है खासतौर पर? शैलेंद्र जी, देखिए, ये जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने सरकार के उस समय तत्कालीन सरकारों के संरक्षण में अपना कद आपकी हासिल तस्वीर किया मैं दिखा रहा हूं जिसमें आपके कपड़े फटे सरकारी हुए हैं। योजनाओं का लाभ जनता को मालूम नहीं होता था, अपने माध्यम से देता था, और जनता में एक रॉबिनहुड की इमेज बनाई थी। जनता को मालूम ही नहीं था कि जो मेरा हक है वो ये दे रहे हैं, भैया दे रहे हैं। वो समझती थी कि भैया दे रहे हैं, मुख्तार भाईजान दे रहे हैं हमको। तो ये गलतफहमी में इन लोगों ने एक रॉबिनहुड की इमेज बनाई थी, और खैर वो अब नई पीढ़ी सब जान गई है, और इन लोग का क्लाउट जो पॉलिटिकल था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इनका आर्थिक साम्राज्य भी पिछले 3 सालों में किस तरह से ध्वस्त हुआ आप सब ने देखा। माननीय योगी जी की सरकार ने कितनी सख्ती से कार्रवाई की, किस तरह से इनको पंजाब जेल में जो ऐश कर रहे थे घसीट के लाया गया, घुटनों के बल आ गए थे, व्हील चेयर पर आ गए, और लगातार ये अपनी दुहाई देते रहे कि मेरी जान खतरे में है। तो जो इन लोगों ने रुतबा हासिल किया था वो तत्कालीन सरकारों के संरक्षण में, खासकर जब मैंने ये लाइट मशीन गन रिकवरी की थी जनवरी 2004 किसकी सरकार थी जब आपने लाइट मशीन गन रिकवर करी थी? शैलेंद्र सिंह, किसका शासन था वो? उस समय तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी। 2003 में आपको याद होगा मायावती जी की सरकार को तोड़ के अल्पमत की सरकार बनी थी, और उसमें सबसे ज़्यादा इनके कर्ता धर्ता यही मुख्तार अंसारी थे, मैनेज कर रहे थे विधायकों को। तो जब देखा मुलायम सिंह ने कि मुख्तार अंसारी हमारा फंस रहा, मुख्तार अंसारी को लगा कि अब तो पोटा लग गया, क्योंकि उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था। पहले तो इनको मालूम नहीं था कि पोटा भी लगा है। दोपहर तक तो बड़े खुश थे, लोग बधाई दे रहे थे, लेकिन शाम तक जैसे पता चला पोटा भी लगा है, अब मुख्तार अंसारी की हालत ख़राब हो गई। इन लोगों ने तुरंत सरकार पर दबाव बनाया। मुलायम सिंह ने हमारे अधिकारियों के थ्रू हमको निर्देश दिया कि इस केस से इसको निकाला जाए। मैं अपनी बात पे अड़ गया कि जो सच है सबके सामने है, सुबह से टीवी पे चल रहा है, पूरा देश देख रहा है, उसमें आप कैसे निकाल सकते हैं उसको? पोटा कानून सेंटर का कानून, कोई स्टेट का तो है नहीं कि जब मनाया लगाया, जब मनाया हटाया। तो जो सब कुछ है वो तथ्य के आधार पे है, मैं इसमें पीछे नहीं हट सकता हूँ। और अंत में इन लोगों ने इतना दबाव बनाया मेरे ऊपर प्लस मेरी टीम पर। मेरे ऊपर होता तो मैं तो झेल लेता, लेकिन मेरी टीम पर दबाव बनाया इतना गया कि तुम लोग का नुकसान कर देंगे। दुनिया भर का उसको धमकियां दी जा रही थी, परिवार की धमकियां दी जा रही थी, जानमाल की। तो मुझे लगा कि मेरी टीम न टूट जाए, बिखर जाए, और इसलिए मैंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए फिर इस घटना के रिकवरी के 15 दिन बाद 11 फरवरी 2004 को मैंने रिज़ाइन किया। और अपने रेजिग्नेशन में लिखा, मैंने जानबूझ के ये शब्द डाला, मैंने ये लाइन लिखी कि वर्तमान सरकार माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही, ऐसे में हम जैसे लोक सेवक के लिए ईमानदारी से काम करना ये संभव नहीं है, और मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र दे के बाहर जा रहा हूँ। और जनता के बीच में इस चीज़ को रखा मैंने कि जिस सरकार को आपने हित के लिए चुना वो सरकार किसके फायदे के लिए कर रही, किसके साथ खड़ी है, आप स्वयं देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, बिल्कुल सपा की सरकार थे, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और इनकी काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। लेकिन अब इसमें इन लोग कुछ कर तो नहीं सकते थे कि सब कुछ फैक्ट के आधार पे था। आप लाइट मशीन को उनको नहीं निकाल सकते थे। पूरा जो इनका फोन टेप किया था मैंने शासन की अनुमति से किया था। शैलेंद्र जी, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपकी, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपकी जिसमें आपकी शर्ट फटी हुई है। वो किस्सा क्या है? वो तस्वीर दिखाइए जरा, अगर व्यूअर्स को अगर दिखा पाए। ये आप ही हैं, आपकी शर्ट फटी हुई है, और बिल्कुल वो मैं हूं, और मेरे इसी घर से पुलिस मुझे घसीट के ले गई थी। ये 2 मेरे पास आपराधिक मुकदमे दर्ज करके जेल भेजा गया था, क्योंकि जब मैं रिज़ाइन कर दिया और इन लोग के आगे घुटने नहीं टेका तो इन लोगों ने हर हथकंडे अपनाए हमको जेल भेजने के। एक बार बनारस में डीएम ऑफिस में मैं लड़कों के हित के लिए बात करने गया था, स्टूडेंट के, तो वहाँ मुझे फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया। इसी तरह लखनऊ में मुझे सूचना आयोग में मैं गया था तो वहाँ मुझे जेल भेजा गया। तो ये घटनाएँ इन लोग खाली ये दिखाने के लिए करते थे कि अगर मेरे खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसको किस हद तक हम परेशान करेंगे ये देख ले, ताकि दूसरा कोई हमारे सामने सर न उठावे। तो एक मिसाल के रूप में इन लोगों ने मेरे पर इतनी सख्ती की थी, तो ये उसका नमूना है। जी, ये उसका नमूना है। सोचिए एक डीएसपी जिसने लाइट मशीन गन पकड़ी इस अपराधी के यहाँ से,
लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन वो उसका रुतबा बरकरार रखा। सोचिए क्या हश्र होगा। जिस सरकार को जनता अपने भले के लिए चुनती है, वो सरकार क्या कर रही थी। शैलेंद्र, आप हमारे साथ रहिए, मेरे साथ मनोज काका है। मनोज काका, अब कुछ कहने सुनने को बच जाता है? मनोज काका, पीयूष राय भी मेरे साथ है, कृष्णानंद राय के बेटे। क्या बच जाता है मनोज काका? कृष्णानंद राय पे 500 राउंड गोली। नहीं, क्या बच जाता है क्या नहीं बच जाता है, उस पर सवाल नहीं है। सवाल ये का काम, मैंने जो आपको एक बात कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सभी के साथ सरकार को समता भाव से कार्य करना चाहिए। ये निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ, लेकिन क्या हुआ था, तो ये तो आपके सामने लाइव गवाही आई है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और सोचिए एलएमजी पकड़ी गई और बचाया गया। जिसको इनाम देना चाहिए था उसकी नौकरी ले ली गई। सोचिए ना क्या हुआ। श्रद्धेय नेताजी पर सवाल उठा रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी को इस देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है, वो पद्म विभूषण से विभूषित हैं। लेकिन ये सवाल कौन रहा है? सपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी और शैलेंद्र सिंह को घसीटा गया। शैलेंद्र सिंह को घसीटा गया अपना कर्म करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए एक ईमानदार पुलिस अफसर को घसीटा गया और आप लोग शांत बैठे रहे, सरकार के अंदर शांत बैठे रहे और कोई विपक्ष नहीं बोला था, कोई कांग्रेस नहीं बोली थी, कोई लालू यादव नहीं बोला था, कोई और नहीं बोला था। शैलेंद्र सिंह को उनका काम करने के लिए घसीटा गया। यह तस्वीर जब जब आएगी, यह तस्वीर भारत के इतिहास में जब जब आएगी, तब तब सवाल पूछेगी और यह सवाल पूछेगी चीख कर, चिल्लाकर कि क्यों आज कम से कम ये बात बोली तो जा रही है, उस दौर में तो बोली भी नहीं जाती थी। वो तस्वीर दिखा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, एक नेता, एक कप्तान के घर में जाकर के उसकी पत्नी तक को क्या कहा, यह तस्वीर दिखाएंगे? वो तस्वीर नहीं उत्तर प्रदेश और पूरा देश देखेगा। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास शैलेंद्र सिंह का एक भी जवाब नहीं है। लोग नहीं देखेंगे। शैलेंद्र सिंह का एक भी जवाब नहीं है आपके पास। मैं इसको नहीं बनाना चाहता। ये शैलेंद्र सिंह के लिए ना पॉलिटिकल विषय है, ये उनके लिए इमोशनल विषय है, ये उनके लिए इमोशनल विषय है। और इस देश के कोटि कोटि लोग जो इस समय आर पार, इनका आवाज अप डाउन करिए, काफी देर अब शांत होइए सर। इस देश के कोटि कोटि लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, शैलेंद्र सिंह को एक बार दोबारा दिखाइए। मनोज काका शांत रहिए। शैलेंद्र सिंह को एक बार दोबारा दिखाइए, वो मेरे साथ हैं, ये वो शख्स है। आज मैं कहता हूं कि उस समय जो शैलेंद्र सिंह ने किया वो वाकई बहुत हिम्मत का काम था, बहुत हिम्मत का काम था, कोई सामान्य काम नहीं था। और शायद ये बात आज की जनरेशन से याद रखेंगी कि शैलेंद्र सिंह ने तब एलएमजी पकड़ी थी और एलएमजी पकड़ने पर सपा की सरकार ने उनको इनाम नहीं दिया था, उन पे कार्रवाई करी थी। सोचिए, आजाद हिंदुस्तान में ये सब कुछ हुआ था और हम कहते हैं बदला क्या है इस देश के अंदर। मैं फिर कहता हूं कि ये देश अब हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है और अच्छे के लिए बदल रहा है। हम आतंकियों का समर्थन करें, गैंगस्टरों का समर्थन करें, इसके लिए तो शासन नहीं सौंपा जाता, कभी इसके लिए तो शासन नहीं सौंपा जाता। और कहते हैं ना कि कर्मों का फेर है, कि अगर आपने अन्याय करा तो आपके साथ भी वही होता है। तो शायद ये कर्मों का फेर है और कर्मों का फेर कभी भी, जिसे कहते हैं, हमेशा वापस आके जरूर पूछता है। शैलेंद्र सिंह, मेरे साथ कृष्णानंद राय वाला मामला है, मेरे साथ उनके परिवारजन भी है, मैं उनके पास भी चलूंगा, पीयूष राय। लेकिन कृष्णानंद राय की जो हत्या की गई वो भी एक मैसेज देने के लिए की गई और 500 राउंड गोली चलाना भी मैसेज देना था कि मेरा आतंक है। और आपके साथ भी जो किया गया वो मैसेज देना था कि मेरा आतंक है, मुझे छूना मत। विधायक हो, पुलिस का डीसीपी हो, सरेआम करूंगा जो करूंगा। यह था मुख्तार अंसारी। शैलेंद्र जी। जी बिल्कुल सही बात है। एक ये एग्जाम्पलरी केस के रूप में इन लोगों ने डील किया था कि अगर कोई मेरे सामने सर उठाएगा तो उसका क्या हश्र होगा, ये इन्होंने दिखाया था। एक ईमानदार अधिकारी के रूप में मेरी दुर्गति की गई,
और इनके क्षेत्र में जाके जनता के बीच में लोकप्रिय होकर कृष्णानंद राय जी ने जब इनकी पॉलिटिकल विरासत हथिया ली तो उनको किस तरह ख़त्म किया गया ये इन्होंने दिखाया। जी, ख़त्म ही नहीं किया गया बल्कि उनकी शिखा काटी गई मरने के बाद। तो ये बड़ा शेमफुल घटनाएं थी। हमारा उस समय उत्तर प्रदेश का जो शासन चल रहा था ये उसके लिए शर्म की बात है और यही कारण है कि आज जनता ने इन लोगों को किनारे कर दिया है, किनारे कर दिया। चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार में जो लालू ने किया आज उनके बेटे भोग रहे हैं, लालू स्वयं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह ने कहा अपराधियों जो बलात्कारियों के लिए कहा ये तो लड़के हैं गलती हो जाती है, अंत में वो देखा जनता ने किस तरह खारिज किया। एक बार अखिलेश यादव को सत्ता इसलिए सौंपी गई क्योंकि इन्होंने माफियाओं को ज्वाइन कराने से मना किया। लोगों को उम्मीद जगी कि अखिलेश यादव शायद कुछ अलग हो, यंग है, बाहर से पढ़ के आए, कुछ करेंगे। लेकिन आपने एक बड़ी आपने शिखा, यानी मैं शिखा व्यूअर्स को बताता हूं, शिखा मतलब कृष्णानंद राय जो थे वो अपने पीछे चोटी रखते थे, उस शिखा को काटा गया। मेरे साथ कृष्णानंद राय के बेटे हैं पीयूष राय जो उस समय 17 साल के थे। पीयूष राय, आपके लिए भावुक पल भी होगा, लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर जो मातम मनाया जा रहा है, विपक्ष के बड़े बड़े नेता मातम मना रहे हैं, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष के लोग तो मातम मनाएंगे, ये तो पहले से स्वाभाविक बात है, क्योंकि विपक्ष के लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जब इस देश में जबकि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, इस समय चुनाव आया हुआ है, तो विपक्ष के लोगों को तो मौका चाहिए, ये वोट बैंक की राजनीति उनको करनी है और इस मजहब को लेकर उन्होंने जीवन भर राजनीति किया है। और मेरा मानना है कि जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि किसी भी अपराधी का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता है, एक अपराधी अपराध में होता है, वो समाज जिस तरह से पीयूष राय, जिस तरह से आपके पिताजी को 500 राउंड गोली मारी गई, वो सामान्य घटना नहीं थी, उनकी शिखा काटी गई। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था कि ये घटना करने का क्रम ये नहीं था कि केवल एक व्यक्ति को रास्ते से हटाना है, ये क्लियर कट एक मैसेज देना था कि जिस व्यक्ति ने उनके राजनीतिक वर्चस्व को हिलाया था 2002 में उनको हराकर, उसको हटाना है और आगे के लोगों को मैसेज देना है कि हमारे खिलाफ जब भी लड़ने आओगे तो इसी तरीके का हश्र होगा। 400 राउंड गोलियां मारना मान लीजिए एक स्वाभाविक बात हो सकती है, उसके बाद बर्बरता ये देखिए कि फिर गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के सर से सटा के AK-47 सर में हर एक जो व्यक्ति वहां मृत था उसके सर पे फिर 5-5 गोलियां मारी गई, फिर शिखा काटी गई। तो आखिर ये उनकी मानसिकता, उनकी बर्बरता दिखाता है। और मैं यहाँ के सपा के प्रवक्ता है, मैं राजनीति हर दल को करने का है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरे पिताजी विधायक थे, मेरी माताजी 3 बार विधायक रही, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी से अपने क्षेत्र में कार्य करता हूँ। लेकिन अपराधी को लेके अगर हम स्पष्टता से समाज में अपना वक्तव्य नहीं रख सकते हैं और केवल गोल गोल बातें ही करेंगे, आपकी बात तो ये समाज ये देखेगा कि आप किस मानसिकता से आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है समाजवादी पार्टी की कुछ अपनी मजबूरियां हो, मनोज जी बैठे हुए हैं, पर मैं मुझ जैसा युवा जो उस समय 17 साल का था, मेरे लिए हमेशा हीरो शैलेंद्र सिंह हो सकते हैं, पूर्व DSP है। मैं उनकी जब घटना उस समय सुना था, मेरे पिताजी भी बहुत उस समय भावुक हुए थे क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर के साथ एक घटना घटी थी। तो पिताजी ने, मुझे याद है, उस समय कहा था कि बड़ा गलत हुआ इस आदमी के साथ। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राजनीति हर किसी व्यक्ति को करना है जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में है, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे एक बेसिक इतनी हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। बहुत सही बात आप कह रहे हैं, वो गलत है। राजनीति में बिल्कुल आप बिल्कुल 16 आने सच बात कह रहे हैं कि राजनीति हम सबको, अब पॉलिटिकल लोगों को राजनीति ही करनी है, लेकिन राजनीति की कुछ तो मान मर्यादा हम रखें। हम कहां तक जाएंगे? मुख्तार अंसारी को डिफेंड करने लग रहे हैं हम कुछ वोटों के लिए, और वो वोट भी नहीं मिलेंगे। क्या समझते हैं इस देश के मुसलमान को? इस देश का मुसलमान मुख्तार अंसारी के साथ लिंक नहीं करता। इस देश का मुसलमान अगर लिंक करता है तो वो लिंक करता है अब्दुल कलाम साहब के साथ। हम कैसे सोच सकते हैं इस बात को? और ये बात जो महसूस करते हैं और जिनको लगता है चंद वोट मिल जाएंगे, बड़ी गलत फहमी में है। और 2024 में ये गलतफहमी दूर होने वाली है। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, ये जनता सब देखती है जी। ये सामान्य लोग नहीं है, ये देश की जनता, ये अद्भुत लोग हैं और ये अद्भुत कार्य ही करते हैं। और जब आप इस तरह के कार्य करते हैं तो मैसेज क्या जाता है जनता जनार्दन के बीच, महसूस करके देखिए, सोच के देखिए। छातियां फट जाती हैं जब
कृष्णानंद राय का मर्डर केस कोई पढ़ता है, तो शैलेंद्र सिंह की कहानी कोई पढ़ता है तो छातियां फट जाती हैं। सामान्य घटना नहीं है ये। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों ने जो करा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आतंक था, अपने तरीके का आतंक। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वापस आता हूं ब्रेक के बाद। से प्यास। मेरे साथ मनोज काका हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, नेता पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सारिका पासवान जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी की। मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है शैलेंद्र, जो पूर्व डीसीपी है, डीएसपी है। इन्होंने एलएमजी लाइट मशीन गन पकड़ी थी और उनका क्या हश्र किया था वो हमने देखा है। मनोज काका, जब आप संवेदनाएं देते हैं तो संवेदनाएं शैलेंद्र जी के लिए भी होती हैं क्या? संवेदनाएं कृष्णानंद राय के परिवार के लिए भी होती है, जिसपे 500 राउंड गोली चली थी। मनोज काका, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से कहिएगा। नहीं, मैं दिल पे हाथ रख के और बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा, लेकिन आप भी एक ईमानदारी वाली और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ सवाल करिए। नहीं, ईमानदारी वाली और निष्पक्ष पत्रकारिता आपकी राय में क्या है? मुख्तार अंसारी का साथ देना ईमानदारी की पत्रकारिता है क्या? चर्चा नहीं होती। अब बस तो सरकार का साथ देना, सरकार का चारण चंपा, कानून का साथ देना, सरकार का नहीं, कानून का साथ देना, कानून का साथ देना। चिल्ला रहे हो आप? हमने तो अभी उस संवाद पर आए नहीं। कानून का साथ देना, संविधान का अनुच्छेद 14 है, आपको सर्वप्रथम पढ़ना चाहिए। बहुत चिल्लाने और चीखने से कोई बड़ा पत्रकार नहीं हो जाता। और संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सम्मत सभी लोग एक समान हैं और सबके साथ समता का व्यवहार होना चाहिए। आप बहुत सारे रिपोर्ट दे रहे हैं। हम जिस जनपद में आते हैं वहां एक घटना घटी 10 अप्रैल 1986 को। 7 लोगों की हत्या कर दी गई, 4 नौनिहालों की हत्या कर दी गई। आप जानते हैं किसने किया? और सरकार से अगर जरा सा हिम्मत करके जितना चीख रहे हैं, धीरे सा एक सवाल कर लीजिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो बड़े अपराधी हैं, जिन पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं, वो आपके स्वजाति क्यों हैं? कि सवाल ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ये सवाल किया कि जुडिशियल कस्टडी में और चाहे पुलिस कस्टडी में, न्यायिक अभिरक्षा में या पुलिस हिरासत में, किसी भी कोई भी मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार होती है। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार अगर कोई होता है, अगर तो वो राज्य सरकार होती प्रोफेसर है। आगे और उत्तर प्रदेश में यदि आप आंकड़े देखें, मनोज काका, आपने अपनी बात को रखा, 5-6 दिन पहले अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अभिरक्षा में पुलिस का। अरे अब आपने अपनी बात को रखा, इतना अफसोस मत करिए, बात को रखिए आपने। प्रोफेसर आगी, पुलिस वालों ने मिलकर के लूट करा। प्रोफेसर आगी, हमीरपुर में क्या हुआ? पूरे कृष्णानंद राय की सवाल करिए, जब हत्या की गई थी मुख्यमंत्री से कि आपके स्वजाति लोगों पर बुलडोजर। ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपने अपनी बात को रख लिया, वाणी को विराम दीजिए आप। और मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। प्रोफेसर रागी की बारी है। प्रोफेसर रागी, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। क्या आपको लगता है कि एक दुर्दांत अपराधी की हत्या की गई है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आरजेडी और समूचा विपक्ष एक तरफ खड़ा हो गया है? देखिए, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक यह कहना मुश्किल है कि उसकी हत्या हुई है। अभी तो हम यही मान करके चलते हैं कि उसकी एक स्वाभाविक मौत हुई है, वो भी हार्ट अटैक से मौत हुई है। जो दहशतगर्दी करता था, जो दहशतगर्दी का एक पर्यायवाची बन गया था, जो दहशत का एक खौफ पैदा करने वाले के मन में दहशत से कार्डिक अरेस्ट हुआ हो, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग इस देश और लोकतंत्र के लिए कोढ़ हैं। यदि वो चले जाते हैं, उनकी यदि मृत्यु हो जाती है, तो उस पर रुदाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छाती पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ समाजवादी पार्टी के लिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही उनको पाल पोस करके बड़ा किया था। बीएसपी ने भी उनको पाल पोस अपनी तरफ से लड़ाया था। समाजवादी पार्टी ने तो बहुत ही उनके लिए काम किया है।
तो एक समाजवादी पार्टी के लिए रुदाली करना एक स्वाभाविक बात है। ठीक है, अतीक अहमद हो या वो दोनों मुस्लिम वोटों के ठेकेदार थे, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे। पार्टी में नहीं है या फिर उनके राजद में नहीं है, मातम एक पूरे वर्ग में है, मातम एक पूरे वर्ग में है, एक पूरी लॉबी में है। और जो लॉबी है और वो जो लॉबी है और वो जो लॉबी है वो हर चीज में मातम मनाती है। वो भारत तरक्की करे तब भी मातम मनाती है, भारत क्रिकेट का मैच जीत जाता तब भी मातम मनाती है, भारत कहीं गलती से हार जाए तो तब भी वो खुश होते हैं। ये वो लॉबी है। कौन से कौन देख रहा है? तो वो लोग खुशी मनाते हैं, वो लोग खुशी मनाते हैं जो भारत के उठते हर बुनियादी सवाल पर कोई सवाल नहीं करते। सबसे ज्यादा दोषी अपने ही नागरिकों पर इस तरह से क्यों आरोप आप लगा रहे हैं? भारत की खुशी कौन नहीं देखना चाहता? पूरा देश देखना चाहता है, और वो दल्ले और दलाल नहीं देखना चाहते हैं जो सिर्फ सरकार की बात करते हैं। आम जनमानस तो पूरे देश का उन्नति और विकास देखना चाहती ही है। देखिए, एक तो भाषा क्या भारत का 140 करोड़ जनमानस चाहता है कि भारत उन्नति चैनल के ऊपर है। इस तरह से आप इस तरह से खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब मुख्तार अंसारी का पक्ष रखिए, उसके जैसे तो मत बनिए कम से कम। बोलिए आप शब्द, ये शब्दों का आवाज इनकी डाउन करिए। सवाल की बात कर रहा हूं, मुख्तार का नाम तो आप लोग ये शब्दों का आतंक मत बचाइए, शब्दों का आतंक मत बचाइए। मेरा निवेदन है, शब्दावली ठीक रखिए और कायदे से रखिए। आपके फेलो पैनलिस्ट है, आपके फेलो पैनलिस्ट है प्रोफेसर रागी। थोड़ा सा सवाल करिए, प्रोफेसर रागी आपके फेलो पैनलिस्ट है। बेरोजगारी है, बोलिए ना नेशनल चैनल पे। ठीक है, वो इस देश विषय को रखा, इनका ऑडियो डाउन करिए। पीसीआर आईएलओ की रिपोर्ट है, इनका ऑडियो डाउन करिए। प्रोफेसर रागी आपके फेलो पैनलिस्ट है, उनको जिन शब्दों से आपने नवाजा है वो बहुत गलत है। आई टोटली ऑब्जेक्टेड। बीते रात आपने गौरव भाटिया के साथ इस तरह के शब्द बोले थे, तब भी मैंने ऑब्जेक्शन बोला था। शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करना चाहिए मनोज काका, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहिए। पब्लिक आपको वोटर भी पसंद नहीं करेगा इस तरह के शब्दों के लिए, इसलिए आप अपनी पार्टी के 2 वोट कम ही करते हैं, 1 वोट बढ़ाते नहीं है। मेरा निवेदन है, आप समझदार आदमी है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। प्रोफेसर रागी। अमीश, देखिए, वो एक ऐसा दुर्दांत व्यक्ति था जो जेलर पर पिस्तौल तान दिया था। मऊ दंगे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, महसूस किया है, और अपने मित्र के द्वारा महसूस किया है। जो रात के 8 बजे मित्र जो है वहाँ से फ़ोन कॉल करता है कि मुख्तार अंसारी के लोग सड़कों पर राइफल लिए लहराते हुए घूम रहे हैं और हम लोगों को मार दिया जाएगा यदि आप नहीं बचाएंगे। किसी को डीएम को फ़ोन कीजिए, किसी को फ़ोन कीजिए। और तब जाकर के एक प्रतिष्ठित चैनल को हमने फ़ोन किया कि आप लोग कम से कम न्यूज़ फ्लैश कीजिए, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, मऊ के अंदर दंगे हुए हैं। ऐसा हुआ और तब जाकर के ये बची। और मज़ेदार बात है कि उस समय ये IBN 7 हुआ करते थे। IBN 7 ये हुआ करता था, जिसके एक पत्रकार को मैंने व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया था और वो फ्लैश चलना शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ पर जो है पुलिस एक्शन में आई। आप देखिए, यही मुख्तार अंसारी था जो पंजाब के जेल में उसके लिए बैरक खाली करा दिया गया था, जिसके परिवार के लोग उसके ठीक सामने, जेल के सामने एक फ्लैट ले लिए थे, एक पूरा बंगला ले लिया गया था। और उसके परिवार के लोग जेल में सामान्य व्यक्ति की तरह आते जाते थे। वो घर का खाना खाता था, वो जेल का खाना नहीं खाता था। वहाँ से वो अपना पूरा साम्राज्य चलाता था। और यही वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने ये पुरस्कार स्वरूप मुख्तार अंसारी को ये सारी फैसिलिटी जो है वो पंजाब के जेल में दिया था। हैरानी होती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। और पंजाब कैसे गया यह भी हैरानी वाली बात है। एक फेक केस में, चूंकि पंजाब ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। एक वक्त इसलिए फेक केस एक वक्त इसका साम्राज्य चलता था, लेकिन आज के आश्रय मेरे साथ सारिका पासवान है, मैं उनका रुख करूंगा। सारिका पासवान जी, मैंने तेजस्वी यादव जी का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कल रात को ही शक पैदा कर दिया था। क्या आपको लगता नहीं है कि यह जल्दबाजी होगा करना, हमें प्रशासन शासन का इंतजार करना चाहिए? लेकिन आपके एक नेता मनोज झा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ और ही हो रहा है। सारिका पासवान आरोपी थे। देखिए अमीश जी, अगर किसी थाने के अंदर, जेल के अंदर या किसी भी न्यायालय जाने के क्रम में अगर किसी भी अपराधियों की इस तरीके से अगर संदेहास्पद स्थिति में अगर मौत होती है तो निश्चित रूप से वहां की प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होती है। और मुख्तार अंसारी जी ने ऑलरेडी 2020
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। मुख्तार अंसारी के बेटे का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है और यूपी चुनाव 2022 का यह वीडियो है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यूपी में अब बहुत कड़ी करी गई है। धमकी भरे अंदाज में अब्बास का भाषण है और मैं वो भाषण एक बार सुना चाहता हूं। अधिकारियों को, पुलिस को किस तरह से धमकी दे रहा था अब्बास अंसारी, सुनिए जरा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मनोज जी, आप तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, प्रवक्ता हैं, तो किस हिसाब किताब की बात हुई थी अखिलेश जी से और क्या वादा लेकर आए थे अब्बास अंसारी, जरा सार्वजनिक करिए। अब्बास अंसारी के जो बयान पे आप हमसे बयान ले रहे हैं, अब्बास अंसारी आज के डेट में जिस पार्टी के वो विधायक हैं और समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के अमर्यादित बोल भाषा व्यवहार का समर्थन नहीं करती। अमीश जी, हमारे नेता से आपने कई बार संवाद किया है अपने कॉन्क्लेव में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय राजनीति में विकासात्मक और संवेदना के आधार पर राजनीति करने वाले व्यक्ति। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में क्या कहा है कि वो इस देश में सबसे संवेदनाओं के आधार पर, और जब देश में विकासात्मक राजनीति भी आप अखिलेश जी संवेदनाएं रखते हैं, पूरा भरोसा इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अखिलेश जी को मैं आज से नहीं बहुत अरसे से जानता हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं ये अब्बास अंसारी क्या वादा लेकर आए थे? तो आमिर जी, ये किसके सवाल क्यों कर रहे हैं? ये किस हिसाब किताब की बात हो रही है? तो नहीं है ना, नहीं 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। पुलिस के अधिकारियों के साथ क्या करते हैं, जो पुलिस के अधिकारियों के साथ क्या करते हैं, तो 2022 में आप लोग आए नहीं। संजय राणा, एक सेकंड, प्रोफेसर रागी और संजय राणा, एक सेकंड, ओके। प्रोफेसर रागी क्या करते जो शैलेंद्र सिंह के साथ किया था? अमीश जी एक सीधी धमकी थी कि हम उन सारे अधिकारियों को बताएंगे, उनको दंडित करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ अधिकारियों नहीं जी, उसमें हिंदुओं के प्रति भी एक चेतावनी थी, हिंदुओं को भी चेतावनी थी। और मुझे लगता है कि इस एक बात ने पूरे हिंदू समाज को जाति से परे जाकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में गोलबंद किया, और यही अखिलेश यादव के हार का मूल कारण भी रहा। जिस प्रकार से इन्होंने धमकी दिया, उस पर लगा कि एक बार फिर से वो मुख्तार अंसारी ऐसे जो इस्लामिस्ट गुंडे हैं, जो मुसलमान होने के कारण मुस्लिम समाज को ये करने के कारण गुंडाई करते जा रहे हैं, एक बार फिर से उनका आतंक यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए उसके प्रतीक के तौर पर उसको हराने के लिए सारा हिंदू एकजुट हुआ। और मैं सच बोलता हूँ, इस प्रकार की भाषा जो काका जी बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा यदि बोलते हैं तो यही भाषा 400 पार ले जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। प्रोफेसर रागी होल्ड ऑन, विवेक जी 40 सेकंड। हर चीज में हिंदू मुसलमानवाद मत लाइए। पूर्वांचल के अंदर चाहे कोई भी जाति हो, बाहुबली बहुत है। वीरेंद्र शाही रहे हैं, हरिशंकर तिवारी रहे हैं, विकास दुबे मारे गए हैं। तो इसमें जाति और धर्म को पहली चीज तो लाइए मत। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हमने सिर्फ ये पॉइंट रेस करा है, अतीक अहमद के कातिलों के डिटेल आज कोई मुझे देगा? उनके मारे जाने पर अतीक अहमद के कातिलों के डिटेल मेरे को देंगे संगीत रागी? के मारे जाने पर अतीक अहमद को किसने मारा था? कौन थे वो लोग? अतीक अहमद के मारे जाने के बाद बैकग्राउंड था? मुस्लिम बहुल इलाकों में आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। लेकिन मैं सारिका पासवान का रुख करता हूं। ये कह रहे हैं कि कस्टोडियल ये मैसेज सेकंड में एक स्टेटमेंट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं INDIA के जो घटक दल हैं कि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि ये मैसेज अपोजिशन की पार्टियों में और पब्लिक में जाए कि माय वे और द हाईवे हमारी सरकार है, तो हम जिसको मर्जी टपका सकते हैं, तो हम जिसको मर्जी टपका सकते हैं। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। जैसे पब्लिक को प्रताड़ित करने वाले को आप ऑपोजिशन का मान क्यों रहे हैं? ये वामपंथी कल्चर है।
ये साम्यवादियों का कल्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। नहीं, देश के संविधान सारिका पासवान एंड संजय राणा। सारिका पासवान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज, क्या इससे वोट बढ़ जाएंगे? अगर जिस तरह से विवेक जी ने बोला कि INDI के अलायंस के वोट बढ़ जाएंगे इस पूरे घटनाक्रम से, क्या अगर मुख्तार अंसारी का साथ दिया जाएगा तो? 40 सेकेंड्स विदाउट इंटरप्शन प्लीज अमीश जी मुझे दीजिएगा। देखिए, हाँ देखिए, अभी पैनल में हमारे शैलेंद्र जी हैं, पूर्व DSP, स्वस्थ दिख रहे हैं, सकुशल दिख रहे हैं, और शायद इसलिए क्योंकि जब इन पे कार्रवाई हुई थी ना तो वहां सपा की सरकार थी। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर इस तरह के कोई अधिकारी ने इस तरह का काम किया होता तो शायद उनकी जो गर्दन है ना टोटी में लटकी हुई मिलती, या न्यायालय जाने के क्रम में उन पे जय श्री राम बोल करके उन पे जानलेवा हमला या उनकी हत्या कर दी गई होती, या फिर कोई जहर दे करके उन्हें धीमी मौत दे गई होती। ये बदलाव है, ये बड़ा बदलाव है जो उस समय शासनकाल में और अभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यूपी में और खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये लोग जो आज कह रहे हैं इस्लामिक अपराधी, तो ये इनसे मैं पूछना चाहूंगी, ब्रजेश सिंह कौन है भाई, और ये धनंजय सिंह कौन है, राजा भैया कौन है, और ये ब्रिजभूषण सिंह जी कौन है? इन पे भी तो सैकड़ों मामले दर्ज हैं, ये भी तो अपराधी हैं, लेकिन क्यों सारिका पासवान जी ने दो झूठ बड़े बड़े बोले अमीश जी। नंबर एक झूठ बोला कि 2020 में इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे जहर दिया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में इनका जो मूव हुआ था वो 2021 में हुए थे। तो पहला झूठ तो ये। दूसरा झूठ ये बोलने कि भैया ये देखिए सब लोग ऐसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा होता है। एक नाम नहीं ले सकता, किसी अधिकारी की पत्नी का विषय है। जब इनका शासन हुआ करता था अमीश जी, तो एक DM की पत्नी के साथ इनके नेताओं ने कैसा शोषण किया था, 2 साल तक शोषण किया था। आज वो दुनिया में जीवित नहीं है और सबको पता है, मैं नाम नहीं ले सकता कि उनका नाम मुझे नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, ये बताइए कि आपका अभी किसी ने बोला कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम ला कहां से रहे हैं भैया? किसी की हार्ट अटैक से अगर मृत्यु हो जाती है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से होता है? शासन का काम है प्रशासन को चलाना। जेल में एक सारिका पासवान, जेल में बंद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो निश्चित तौर पर उसमें अपनी जो इंक्वायरी, ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी होता है वो होना चाहिए, लेकिन उसको एक धर्म विशेष के साथ जोड़ना क्या जायज है? कि एम्स के डॉक्टरों के द्वारा उनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, धीमी जहर से जो मौत होती है ना, 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, 7 डॉक्टरों ने इलाज किया था, 9 डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था। उसके पहले अभी एक वीडियो, एक ऑडियो रिकॉर्ड, क्या आप आधिकारिक रूप से कह सकते हैं? नहीं, आपको अधिकार नहीं है कहने का। तो झूठ और मकारियत आधिकारिक रूप से कह सकते हैं क्या? अरे सरकार ने जांच लेकिन उसके बाद भी आपको सारिका पासवान जी, आप अपनी पार्टी की सीनियर प्रवक्ता है। सारिका पासवान आप अपनी पार्टी की सीनियर प्रवक्ता है। मेरा सवाल ये है, और बहुत स्पष्ट रूप से सवाल है, जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और 500 राउंड गोली चली थी, और जब शिखा काटी गई थी अर्थात चोटी काटी गई थी, और यह कहा गया था कि चोटी मुझे लाकर दिखाना, मुख्तार अंसारी ने बोला था अपने शूटर को कि चोटी, वो जेल में बंद थे, एक त्रुटि मुझसे हुई थी पहले बोलने में, वो जेल में बंद थे और वापस आए थे और शिखा काटी थी शूटर, और चोटी को लेके मुख्तार अंसारी को दिखाया गया था। तब सब कुछ सही था? जवाब दीजिए सारिका जी। देखिए अमीश जी दुखद है, मुझे बहुत कृष्णानंद राय की बेवा, आप लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कृष्णानंद राय की विधवा रोती रही, बिलखती रही, शासन के पास जाती रही, कहानी गढ़ रहे हैं। दुखद होता है मुझे अमीश जी, और आपके जैसे लोगों के कारण आज पत्रकारिता जो है ना वो शर्मसार है और दुखद हो गया। ये चलिए 2005 के हादसा में छोड़ देता हूं सारिका जी। 2022 में जो माननीय जो भी स्टेटमेंट आपने सबने सुना है कि किसको धमकी दे रहे थे, उस पर आपकी आवाज नहीं निकल रही है, उस पर क्या आपके मुंह में दही जम जाती है? आप लोग की समस्या क्या है? कुछ क्षण वोट के लिए, कुछ परसेंटेज वोट के लिए आप लोग इस देश को बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सुनीता केजरीवाल पर बयान दिया है। सुनीता केजरीवाल मैडम की सीएम बनने की तैयारी है, यानी अब सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगी। क्या बोला है? राबड़ी देवी ने यही किया था, यह कहा है हरदीप पुरी ने। क्या कहा है हरदीप पुरी ने, आइए सुन लेते हैं।
मैडम जिसकी आप नाम ले रहे शायद वो तैयारी कर रही हैं पद संभालने का। वहाँ पे राबड़ी जी ने भी किया था, राबड़ी जी ने भी किया था वहाँ पे बिहार में, याद आपको? मैडम जिसकी आप नाम ले रहे शायद वो तैयारी कर रही हैं पद संभालने का। वहाँ पे राबड़ी जी ने भी किया था, राबड़ी जी ने भी किया था वहाँ पे बिहार में, याद आपको? मैडम जिसकी आप नाम ले रहे शायद वो तैयारी कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत बढ़ने के बाद क्या उनकी पार्टी के मौजूदा बड़े नेता उनके साथ मजबूती से खड़े हैं? यह सवाल बीजेपी उठा रही है और आरोप लगाया है कि अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो उनकी पार्टी का कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नहीं होगा। बीजेपी के अमित मालवीय ने इस समय एक बहुत बड़ा ट्वीट करा है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा लंदन में है और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों से मुलाकात कर रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की एक और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अमेरिका चली गई हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी एक बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि केजरीवाल के सभी बड़े साथी भागे हुए हैं, विरोध करने वाले सभी बड़े नेता छुप कर बैठे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने और क्या कहा है, आइए आपको उनका पूरा स्टेटमेंट सुना देते हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में हैं, लेकिन उनके सभी बड़े नेता आज भागे हुए हैं। 9 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट जो बाहर हैं, उनमें से कोई आंख का ऑपरेशन करा रहा है, तो कोई कान का ऑपरेशन करा रहा है, तो कोई टांग का ऑपरेशन करा रहा है।